हेलो एवरीवन। आज की हमारी कहानी उन सभी बेटियों के लिए है जो घर से भागकर शादी तो कर लेती हैं, पर 80% बेटियों का फ्यूचर अंधेरे में ही चला जाता है। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने बैग से पिन निकालकर लड़की को दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए सिम ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वह इधर उधर झांकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी है क्या? वह बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने उससे मोबाइल मांगा, उसने मुझे दिया। मैंने उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है, उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई। ओह, मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। वह अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में। मैंने फिर भी नर्मता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से ख़रीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिससे सिम होगी, जिसके नाम पे सिम होगी उसी के नाम में होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे भी पूछा। मैंने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकता से पूछा। वह बोली, दरअसल यह दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ। दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये कमसिन हर लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब चाहे जैसा वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नज़र तो आ नहीं रहा। वह बोली, अकेले नहीं, साथ में है कोई। मेरे सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक ट्रेन पकड़ लूँगी, फिर अगले स्टेशन पर वह जनाब मिलेंगे, उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। वह तो ये प्यार का मामला है। उसने कहा, जी। मैंने उससे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वह खुश हुई और बोली, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वह मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ? वह बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वह मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मेरे पापा, माँ, भाई, बहन हो सकते हैं। भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, ये भी हो सकता है। बहनें ना हो, भाई हो दो चार गुस्सा करने वाले, ये भी हो सकता है। मतलब मैं आपका नाम नहीं पूछ सकता। मैंने काउंटर मारा। वह बोली, कुछ भी नाम हो सकता है, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी। मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझसे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी। पूछा, कितने साल की हुई हो? बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है। वह हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रेंडली हो चुकी थी, दोनों जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 45 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ। उसे चुटकी लेते हुए कहा। वह मुस्कुरा दी। उसने पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान ज़रा भी नहीं हैं। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ सुनकर वह खुश हुई। बोली, मुझे जनाब ने मेरे लवर ने समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड मत ख़राब करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर छुट्टी ली। कहा, उसने तुम्हें मुझसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी थी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वह भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया? नई सिम, नया मोबाइल, 3-3 ट्रेनें बदलवा दी जाएं ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हाँ में भरी। बोली, बहुत टैलेंटेड है वह, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी के 10 साल हुए, एक बेटी 8 साल की है और एक बेटा 1 साल का। ये देखो उनकी तस्वीरें। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीरें देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि जब ये पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में जॉब करता था। मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने जॉब छोड़ दी, अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा न सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहा है, उधर मेरी पूरी दुनिया का मालूम
तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने मुझसे पूछा क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ। मैंने कहा हाँ, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त यह नामुमकिन था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा वेरी इंप्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे, कैसे गुजारा वो वक्त। उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि यह लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी है कि उसके पापा ने मुझसे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया, लड़की ने पूछा। मैंने कहा रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, मेरा घर परिवार। बिल्कुल सही, लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा फिर आपने क्या किया। मैंने कहा कुछ नहीं किया। उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया था, वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझसे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वह 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैंने मना करता रहा। मैं उसे समझाया कि भागने वाले जोड़ों में लड़की की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की पर कुल की इज्जत भूल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही होती है वह उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में है तो यही है, नज़रिया गलत है। सामाजिक नज़रिया यही है। जो अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता, उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी न पीती। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा काम करूँ। मैं जिससे प्रेम करूँ उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी ना हो तो ना हो। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा फिर आप शादी कैसे हुई। मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब, लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे, 2 दूल्हे की लग्जरी कार चाहिए, सास और नंद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले हमारे यहाँ रीत है, लड़का भी इस रीत की याद आएगी का पक्ष धरता। वह जगाई मैंने तो तोड़ डाली। इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती थी, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वह गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में कोई भी गलत हो सकता है और सही हो सकता है। काम की बात यह है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी लड़की के तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गिलानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वह सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं, ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है। अभी उसने पूछा क्या है इश्क का सही अर्थ। मैंने कहा तुम इसमें हो, तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आए। ये सच्चा इश्क है, तुम्हें दिमाग पर जोर नहीं दिया। ये इश्क है, फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा। ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इसको भरा, क्या वह इश्क में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो उसमें नहीं, बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो इसमें होता है वह इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3-3 ट्रेनर नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वह शातिर भी हो, यह नामुमकिन है। लालच अब बस चालाकी का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था या नहीं, तुम्हारे इसमें लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक कहीं खो गई। उसकी खिलखिलाहट और लड़कपन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा
प्यार तो तुम्हारे पापा ने तुमसे किया है, कुछ दिनों बाद उनका वज़न आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फ़र्क पड़ता, ना दिमाग पर। वह अक्लमंद है अपने लिए, अच्छा सोच लेता है। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लड़के लपेटे को जो इश्क हो जाता है वो इश्क नहीं है, वह सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी। अरे कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की के हाथ चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था वह अभी यहाँ नहीं है, ऐसा लग रहा था वह अभी यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फ़ोन से कॉल करने लगा, लेकिन मेरे मन की इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा सिम एक्टिव हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा सॉरी पापा, और से सक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और फिर मुझे वापस कर दिया। कहानी को अंततः पढ़ने तक के लिए धन्यवाद। देश की सभी बेटियों को समर्पित ये मेरा दावा है। माता पिता से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। कहानी पढ़कर शेयर अवश्य कीजिएगा, शायद कोई परिवार, कोई बेटी और उनका भविष्य इससे बच जाए। मुझे आप सभी व्यूवर्स के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड माई स्टोरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।